वेलकम दोस्तों, शुरू कर रहे हैं बैंकिंग चैप्टर को, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है बैंकिंग कंपनी में, इसको देख लेते हैं। तो बैंकिंग कंपनी में दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका एडजस्टमेंट और दूसरा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर ये जो येलो कलर के जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया है, आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 2 3 और उसके बाद है 5, ये एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक मिल जाएंगे। प्लीज़ आप सबसे पहले उन एडजस्टमेंट्स को समझ के आइए, देन आगे कंटिन्यू करिए। आज की क्लास के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं करवाने वाला हूँ बिल्स फॉर कलेक्शंस। ये जो आप नंबर 4 पे देख रहे हैं स्क्रीन पे एडजस्टमेंट, ये और नंबर 6 पर है एक्सेप्टेंस एडोजमेंट ऑन अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट। ओके, AEO। तो ये 4 और 5, ये दो चीज़ें आज की क्लास में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो दरअसल आज आपको मिलने क्या वाला है, आज आपको मिलने वाला है पहले नंबर पे बिल्स फॉर कलेक्शन। आज हम ये कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे वो AEOO। ओके, और इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा टाइम लूँगा, फिर उसके बाद जो आपके ICI मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं 100%, फिलहाल मैं इलस्ट्रेशंस वाले बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाले नहीं, वो टोटल कवर करेंगे 100%। तो ये चीज़ आज की क्लास में आप लोगों को मिलने वाली है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए जी, तो अब हम चल रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शंस पे। ये हमारा है एडजस्टमेंट बिल्स फॉर कलेक्शन। देखिए, दरअसल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप लोगों ने 11th क्लास में और फाउंडेशन में ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जो बिल रिसीवेबल जो ड्रॉवर के पास होता है, उस बिल रिसीवेबल को ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है, या तो मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रख सकता है, जिससे ड्रॉई क्या करेगा, डायरेक्टली ड्रॉवर को पेमेंट कर देगा, ड्रॉवर के अकाउंट में पेमेंट डायरेक्टली चली जाती है, ठीक है। या तो वो ड्रॉवर क्या करेगा, ड्यू डेट से पहले अगर उसको पैसे चाहिए तो बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड नंबर पे या तो ड्रॉवर के ऊपर कोई लाइबिलिटी होगी तो इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर देगा, किसी को एंडोर्स कर देगा अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए, या फिर ये बैंक को भेज देगा कलेक्शन करने के लिए। यहाँ पे ये दोस्तों ये जो चीज़ है, दरअसल इसमें ये होता है कि जो ड्रॉवर होता है अपना बिल जो है वो बैंक को सिर्फ भेज देता है और बैंक को बोलता है कि देख भाई, तू ड्रॉई से पैसे कलेक्ट कर और मेरे अकाउंट में डाल दे। तो इस वाले केस में क्या करता है, ये जो बैंक होता है, बैंक क्या करता है, ड्रॉई से पेमेंट लेता है, ड्रॉई से पेमेंट लेता है और इसका जो कस्टमर है, कस्टमर बोले तो ड्रॉवर, ड्रॉवर उसके अकाउंट में पैसे वो डाल देते हैं। अब मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये एक तरीके से क्लियरेंस करने का मामला है। तो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस, तो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन। अब दरअसल इसमें होता क्या है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। बैंक के पास जितने भी बिल पड़े होते हैं, बैंक के पास जितने भी बिल पड़े होते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शंस के, बैंक को उस चीज़ की अपने पास रिकॉर्ड रखनी होती है कि बैंक ये कहेगा कि भाई मेरे पास कौन कौन से कस्टमर है और किन किन कस्टमर से कौन कौन से कितने रुपए के बिल आए हैं, जिन्हें ड्रॉई से कलेक्ट करके उन कस्टमर के अकाउंट में डालना है। ये डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक से डिफरेंस है दोस्तों, दोनों में अलग है। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा। यहाँ हम ये सेंड फॉर कलेक्शन या डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो मेन इस सी एंटर की क्लास के अंदर जो मेन टॉपिक है, मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं मान चल रहा हूँ बेसिक चीज़ें जो है आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है। तो बैंक अपने पास जो है दोस्तों वो अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं जो इसके ड्रॉवर के साथ, वो बस एक रिकॉर्ड रखता है, टेम्परेरी रिकॉर्ड। तो देखिए होता क्या है इसके अंदर, बैंक के पास जो भी हो सकता है कि पहले से ओपनिंग बैलेंस कोई पड़ा हुआ है बिल कलेक्शन के लिए, और हो सकता है कि जो करंट ईयर में और भी बिल रिसीव्ड हो गए हैं, हाँ या नहीं। तो बैंक के पास जितने भी बिल पड़े होंगे, अब उसमें से क्या होगा दोस्तों, जो बिल क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। बैंक जिस बिल को कलेक्ट कर लेगा ड्रॉई से, वो चीज़ कम हो जाएगी। देन उसके बाद वो कुछ और भी बिल होंगे जो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसऑनर हो जाएगा, है या नहीं है।
तो डिसऑनर होने की वजह से बिल क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो ये बस छोटी सी चीज़ बैंक क्या करता है, इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दरअसल बैंक ना यहाँ पे ना दो अकाउंट बनाता है, बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन। बैंक यहाँ पे दो अकाउंट बनाता है, एक एसेट्स और दूसरा है लाइबिलिटी। एक्चुअल में दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो भी बैंक के पास बिल्स आते हैं कलेक्शन के लिए, बैंक उन बिल्स को एसेट्स कंसीडर करता है, क्योंकि बैंक क्या करता है, उन बिल के बिहाफ पे ड्रॉई से पेमेंट लेता है, तो बैंक उस चीज़ को एसेट्स कंसीडर करता है। लेकिन जैसे ही बैंक उस बिल को कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट करने के बाद जो भी पैसे होते हैं, बैंक वो सारे बिल के पैसे वो अपने ड्रॉवर, यानी कि ड्रॉवर बोले तो अपने कस्टमर के अकाउंट में सेटल करना होता है। तो एक तरीके से लाइबिलिटी अकाउंट बनती है। ये बिल्कुल अपोजिट होता है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने नीचे की तरफ ना अकाउंट बनाया हुआ है, एक तरफ है बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। ज़रा देखिएगा, बैंक इसको एसेट्स कंसीडर करता है कि बैंक के पास जितने भी बिल आएंगे, और एसेट्स का आपको पता है ना, बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ओपनिंग बैलेंस। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। बिल रिसीव फॉर कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, और जितने कलेक्शंस हमारे पास आएंगे करने के लिए वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। ये इसका टोटल हो जाएगा। ओके या नहीं? इसमें से जो कलेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, और जो डिसऑनर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये एसेट्स अकाउंट है। सिमिलर बिल्कुल एकदम सेम टू सेम यही चीज़ जो है नीचे लाइबिलिटी के फॉर्म में बनाई गई है। तो लाइबिलिटी में होगा क्या, बिल्कुल एसेट्स का अपोजिट होगा। तो लाइबिलिटी में देखिए, ये जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, जो बिल रिसीव्ड होने के लिए आया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और जो इसमें से कलेक्ट हो गया है वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जो डिसऑनर हो गया है, बिल डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर, ये DTY जो है ना, मैंने ड्यूरिंग द ईयर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, आप पेपर में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो जस्ट बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल एकदम लड्डू सा हलवा सा यार एडजस्टमेंट है, ये कुछ है नहीं इसके अंदर दम, ठीक है कि नहीं? तो आपके स्क्रीन पे है आपकी जो ICI मॉड्यूल है, यूनिट नंबर कौन सा है, ये 5 है क्या? यूनिट नंबर 5 है दोस्तों। हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चल रहे हैं। इससे पहले हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, दोनों है, प्लीज एक बार देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल को बिल्स फॉर कलेक्शन वाज जो है वो 7 लाख है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको यहीं पे इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, देखो ये रहा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीव्ड हुआ है कलेक्शन करने के लिए कितने का, 64.5 लाख। तो ये इतने का बिल रिसीव्ड हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। जहाँ तक हम सॉल्व कर लेंगे वहाँ हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो जो कलेक्शन करने के लिए हुआ है ये रहा आपके सामने 64.5, ये टोटल आपका हो गया 71.5। अब इसमें से जो जो बिल क्या हो जाएगा दोस्तों, कलेक्ट हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस बोले तो ये बैलेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ज़रा देखिएगा कि कौन कौन से बिल कलेक्ट हो गए हैं। बिल्स कलेक्टेड 47 लाख। अच्छा, हमने 47 लाख का बिल कलेक्ट कर लिया, या हमने बोले तो कहने का मतलब मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बैंक ने क्या किया दोस्तों, 47 लाख का बिल कलेक्ट कर लिया है, और बिल डिसऑनर हो चुका है दोस्तों 5.5 लाख का। ये रहा 5.5 लाख का डिसऑनर हो चुका है, और बाकी बचा हुआ अभी भी बैंक के पास जो बिल है वो क्लोजिंग बैलेंस 19 है, जो अभी भी ना तो उसका कलेक्शन हुआ है ना तो वो डिसऑनर हुआ है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? यही जो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी अकाउंट में। देख रहे हैं, ये बैलेंसेस इधर चले जाएंगे और ये वाली बैलेंसेस इधर चले जाएंगे, क्योंकि एसेट्स का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट होता है, डिक्रीज होने पर क्रेडिट, लेकिन लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट होता है। बहुत ही हलवा सा यार ये टॉपिक है, कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर रहमतों की बारिश हो रही है। सर आप तो कह रहे हो कि हमें तो एकदम राई के पहाड़ पे आप चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में क्या है ना, कभी कभी आपका जो सी इंस्टीट्यूट है ना, 100 मार्क्स में से कोई ना कोई एक आध ऐसा क्वेश्चन होता है जो 4-5 मार्क्स का ना बहुत आसान दे देता है। और बच्चे को पता है क्या लगता है, हमें ये लगता है कि यार इतना आसान कैसे दे दिया, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है। मतलब हमारा माइंड क्या होता है, पहले से प्री सेट होता है, मतलब कि डाउट करना ही करना है, मतलब शक की दिमाग।
यार इतना आसान कैसे क्वेश्चन आ गया? आ जाता है दोस्तों, सीरियसली कभी कभी तो 10 से 12 मार्क्स से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान आ जाते हैं। अभी देखिए रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ था इसके अंदर, आपको बता रहा हूँ। और ये कब का एग्ज़ाम था, कौन सा था यार, अभी तो था ये नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। इसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पेपर देखिएगा। आप आईसीआई की वेबसाइट पर जाकर पेपर डाउनलोड करें और देखिएगा। उसमें चैप्टर है जिसका नाम क्या है, होल्डिंग। ठीक है, होल्डिंग कंपनी वाला जो चैप्टर है, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी वाला, उसका शायद 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। इतना हलवा क्वेश्चन आया था कि मैं आपको क्या बताऊं। जबकि वो क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए कि अगर वो 5 या 8 मार्क्स में भी आता ना, तो कोई भी उससे ऐतराज़ नहीं होता। अगला है दोस्तों हमारा टॉपिक, कौन सा अगला हम पढ़ने वाले हैं? कहाँ है भैया, कहाँ हो? अगला हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके स्क्रीन पे वैसे यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा होगा, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। एक्चुअल में एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट है क्या? बैंक देखो देखो होता क्या है दोस्तों, बैंक ना गारंटी भी देता है। बैंक क्या देता है? गारंटी। बैंक गारंटी भी देता है किसी की लोन की, किसी की पेमेंट वगैरह की, तो बैंक यहाँ पे गारंटी के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट के अंदर हमें यही पढ़ना है कि जो बैंक की ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो बैंक की ड्यूटीज़ होती हैं, जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आप चाहें तो एक बार ये ना पूरी की पूरी चीज़ जो है आप थ्योरी एक बार घर पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं मेन आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ। वो मुद्दा आपके सामने है, ये रहा। दरअसल ये जो आपका टॉपिक है वो है आपका क्या, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट। तो बैंक क्या करता है दोस्तों, बैंक ने जितनी भी गारंटी दे रखी होती है ना, बैंक ने जो भी अपने कस्टमर्स को गारंटी दे रखी होती है, तो बैंक उस गारंटी को क्या करता है दोस्तों, रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट मेंटेन करता है। तो जिसको हम बोलते हैं AEOO अकाउंट। ठीक है, AEOO अकाउंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया है, हालांकि इसका फुल फॉर्म ये रहा, एक्सेप्टेंस। भाई नीचे हो जा यार, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट। ओके कि नहीं? ये सर बिल्कुल ओके, आप आगे बढ़िए। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे सिंपल ही है दोस्तों, लाइबिलिटी का रूल फॉलो होगा। बहुत ही सिंपल है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। ओके या नहीं? तो जो साल की शुरुआत में बैंक के पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा लाइबिलिटी, वो ये आ जाएगा। और बैंक ने जो ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है भाई, इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। तो जो बैंक ने फाइनेंशियल ईयर में जो भी गारंटी दी होगी, तो बैंक के ऊपर ये गारंटी देने से लाइबिलिटी बढ़ती है। अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के कोई गारंटी दे रहे हैं, आपका फ्रेंड कहीं से लोन ले रहा है, और जो लेंडर है वो कह रहा है भैया ये क्या गारंटी है, पैसा देगा नहीं देगा, और आपने क्या किया, आपने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फ्रेंड पैसा नहीं देगा तो मैं भरूंगा, तो आपके ऊपर एक तरीके से क्या है, ये लाइबिलिटी बन जाती है। तो दरअसल मैं आपको सच बताऊं तो ये जो अकाउंट एक तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में क्रिएट किया जा रहा है। कंटीजेंट लाइबिलिटी यानी बैंक ने जिन लोगों को गारंटी दे रखी है ना, अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो भैया साहब सीधी सी बात है, बैंक ना उनके बिहाफ पे पेमेंट करेगा, बराबर कि नहीं? तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ AEO यानी कि गारंटी गिवन बाय द बैंक ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी बैंक ने गारंटी ड्यूरिंग द ईयर ली है, वादा किया है, वो चीज़ यहाँ आएगा। ये दो बैलेंसेस तो यहाँ आ गए। ठीक है, अब इसमें से जो गारंटी क्लाइंट ने, जो लोन की पेमेंट क्लाइंट ने पे कर दी है, उससे क्या हो जाएगी, बैंक की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जो गारंटी जो बैंक ने दी थी, और मान लीजिए क्लाइंट ने वो पे नहीं किया, कस्टमर ने पे नहीं किया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बैंक को उस लाइबिलिटी को क्या करना होगा, पे करना होगा। कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ AEO यानी कि गारंटीड ऑनर्ड बाय द बैंक। और जो गारंटी एक्सपायर्ड हो गई है, उससे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंक की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और उसके बाद जो गारंटी बच जाएगी वो आपका यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, घबराइएगा मत, हमें आपके एग्जाम्पल पे चलते हैं, आपके क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं इसको अलग से कोई फॉर्मेट बना के मैं सॉल्यूशन नहीं करवाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल से एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ। तो इसको हम इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन के साथ साथ समझ लेंगे। ठीक है, अलग से मुझे इसको रिटर्न में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पढ़ूंगा बस आपको वहाँ ध्यान देना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, और इसके लेजर्स बनाने हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, ये हमें पूरा का पूरा डाटा गिवन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा डाटा गिवन है।
और यहाँ पे बैंक ने क्या किया, कॉन्टिजेंट अकाउंट बना लिया है जिसका नाम क्या है, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये लाइबिलिटी का बढ़ना है, और ये डेबिट साइड है, यहाँ लाइबिलिटी का घटना है। अब ज़रा देखिए क्या है, 1 अप्रैल को बैंक के ऊपर जो लाइबिलिटी है अभी 22,30,000 की है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और उसके बाद आगे बढ़ूँगा। ये ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों, लाइबिलिटी। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा, ज़रा बताओ। लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है ना। ये देखिए बैलेंस BD दिख रहा है 22,30,000। ये अमाउंट 000 में दे रखा है, तो 22,30,000 को इन्होंने 000 ऊपर दिखा रखा है, तो डायरेक्ट अमाउंट ये 2230 लिख रखा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ओके, ये सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है, आउट ऑफ विच 20 लाख वर सब्सिक्वेंटली पेड ऑफ बाय क्लाइंट। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। बैंक कह रहा है कि उसके पास ओपनिंग जो बैलेंस है लाइबिलिटी का 22,30,000 है। प्लीज़ देखिएगा, इसमें से 20 लाख की लाइबिलिटी जो है बैंक ने जो गारंटी दी थी, वो इतना पैसा जिस क्लाइंट की गारंटी दी थी बैंक ने, उस क्लाइंट ने 20 लाख रुपए पे कर दिया है। 20 लाख रुपीज़ क्या कर दिया है, पे कर दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे बैंक गारंटी देने का काम करता है दो पार्टी के बीच में। ठीक है, ये बात मालूम है या नहीं है? अगर ये बात नहीं मालूम है तो दोस्तों मैं इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर देता हूँ। अगर आपको पता है तो वीडियो को प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर लें। देखो, ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। ये बैंक भी हो सकता है मे बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बैंक है, बैंक का नाम है SBI। ये बंदा इससे लोन ले रहा है, इसके पास 100 करोड़ रुपए है और ये इसको लोन दे रहा है। लेकिन इसका नाम है B और इसका नाम है A। बी को ए पे कोई विश्वास नहीं है कोई कि ए जो है उसका पैसा देगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, बी कह रहा है ए को कह रहा है, देख तेरे को लोन तो दे दूंगा लेकिन तेरे को विश्वास नहीं है, तू ना मुझे नालायक टाइप का आदमी लग रहा है, फ्रॉडी टाइप का आदमी लग रहा है, पता नहीं तू मुझे पैसे देगा नहीं देगा। तो यहाँ पे बैंक जो है ना टपक पड़ता है। बैंक बोलता है किसको, बी को, अरे तू घबरा मत, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ए ने पेमेंट नहीं की तो जो पैसे तूने इसको दे रखे हैं वो मैं पेमेंट करूँगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बैंक के ऊपर एक तरीके से ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और कौन सी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर ए ने कोई पेमेंट नहीं की तो वहाँ पे पेमेंट किसके ऊपर चली जाएगी, वो पेमेंट करने की जिम्मेदारी बैंक के ऊपर। तो बैंक उस लाइबिलिटी को क्या करेगा, पे करेगा। क्लियर है या नहीं है? बैंक को लाइबिलिटी को किसको पे करेगा, बी को। अगर ए ने पूरी की पूरी लाइबिलिटी की पेमेंट समय पे कर दी तो बैंक की जो गारंटी जो दी गई थी, बैंक की तरफ से जो गारंटी दी गई थी वो भी क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? ये सर बिल्कुल क्लियर है। आप तो हमें बिल्कुल बेवकूफ़ ही समझते हो। दोस्तों बेवकूफ़ नहीं समझ रहा, एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो कहीं पे भी कोई क्लास नहीं लेते हैं, वो क्लासेस परचेज नहीं कर पाते हैं, बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास के फैमिली से, पुअर फैमिली से दोस्तों बिलोंग करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। जैसे गांव कस्बों की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है सीए बनने का। लेकिन दोस्तों हाई फीस होने की वजह से, बहुत मोटी फीस होने की वजह से दोस्तों वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं इतना, उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो सबके हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो वो बेचारे करते क्या है, यूट्यूब का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब हो गया या किसी फ्रेंड्स वगैरह से कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। और भाई मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मोस्टली तो दोस्तों कुछ ऐसे टीचर्स हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता कि इतनी महंगी महंगी फीसें रखते हैं क्लासेस की। बस क्या बोलूँ, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। अरबपति हैं, करोड़पति हैं, करोड़ों कमाए जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यार इतनी मोटी मोटी फीस क्यों रखते हैं। अरे भाई प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो तो फीस भी तो उतनी रखो ताकि पूरा भारत ही पढ़ पाए। अरे यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको पता ही है ना इंडिया का क्या है, एक इंसान इतना अमीर होगा और एक इंसान इतना गरीब होगा, डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बिल्कुल इक्वलिटी नहीं है ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है ना इनकम सबके बराबर। जैसे कि यूएसए, कनाडा, इन सब डेवलप्ड कंट्री में है। यहाँ तो अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ये हाल है। लेकिन समझ में नहीं आता, प्रोफेशनल्स मोस्टली बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, यानी क्या रहता है भाई दिमाग में। खैर छोड़ो। तो मैं बस इस वजह से ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लास में। दोस्तों आपने देखा होगा मैं एक चीज़ को ना 4-4 5-5 दफ़े मैं रिपीट कर देता हूँ, और इस वजह से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि बच्चे के दिमाग में यार वो चीज़ एकदम घुस जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्लाइंट ने जो है इतने रुपए की पेमेंट कर दी, तो बैंक की लाइबिलिटी इतने रुपए से घट गई, बैंक की जिम्मेदारी कम हो गई है। तो देखो 20 लाख रुपए की पेमेंट या डेबिट साइड में लिखी
दिखाऊं, सॉरी आप देखो, कॉन्स्टिट्यून्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटीड पेड ऑफ बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने तो रुपये की पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी घट गई। अच्छा, अब ये ओपनिंग बैलेंस की बात की जा रही है भाई, अभी भी ओपनिंग बैलेंस में 2,30,000 का अमाउंट बचा हुआ है। आगे लिखा है, आगे मैं और इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि बैंक हैड टू ऑनर द रेस्ट, यानी कि बाकी जो पैसा, ये जो वाला पैसा है, ये वाला, ये पेमेंट की जो है ना जिम्मेदारी बैंक की थी। एक्चुअल में बैंक की नहीं थी, एक्चुअल में यहाँ पे क्लाइंट ने सिर्फ 20 लाख पेमेंट किया, तो बाकी बचा हुआ बैंक को मजबूरन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो बाकी बची हुई जो ये ओपनिंग बैलेंस है मेरे दोस्तों, ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं सिर्फ ये ओपनिंग बैलेंस की सेटलमेंट की जा रही है। तो 2,30,000 किसने पे किया है दोस्तों? ऑनर्ड बाय द बैंक। क्लियर है या नहीं है? ओपनिंग बैलेंस का काम खत्म हो गया, इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई है, तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, भाई साहब आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है ओपनिंग बैलेंस की। उसके बाद क्या है दोस्तों? स्क्रूटिनी of the acceptance register for transaction during the year revealed the following client acceptance and guarantee remarks। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें आगे और पता चला है कि बैंक ने इतनी गारंटियां और दे रखी हैं, ABCDEF, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गारंटी बैंक ने और दे रखी है। वाह भाई वाह। तो बैंक ने टोटल हमारे 42,70,000 की गारंटी दे रखी है। तो ये जो गारंटी है बैंक ने इस ईयर में दी है, तो बैंक की लाइबिलिटी इतने रुपए से बढ़ गई है। ये कौन सी लाइबिलिटी है दोस्तों? ये एक्चुअल में कंटीजेंट लाइबिलिटी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, यहाँ या ना? ठीक है, तो बैंक की टोटल कितनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बताओ ज़रा? 22,30,000 ओपनिंग थी और 42,70,000 ये आपकी और दिस ईयर और बैंक ने लाइबिलिटी की गारंटी दी है। तो ये आपका ये टोटल बैलेंस इतना। अब ज़रा आगे देखिए क्या होता है। अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, ये 10 लाख की जो है ये ऑनर्ड हुआ, ये बैंक ने पे किया अपने जेब से, क्लाइंट ने पे नहीं किया दोस्तों। तो 10 लाख रुपीज़ बैंक ने पे किया है। तो यहाँ से देखो 10 लाख रुपीज़ बैंक ने किया है, ऑनर्ड बाय बैंक। जो बैंक पे करेगा वो डेबिट साइड में बैंक का नाम आ जाएगा, जो क्लाइंट पे करेगा उसके ब्रैकेट में क्लाइंट का नाम, क्लाइंट बोले तो कस्टमर का नाम आ जाएगा, और जो एक्सपायर्ड हो जाएगा बस वो एक्सपायर्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये पार्टी पेड ऑफ, ये पार्टी ने पेड किया है 12 लाख, ये भी पार्टी नहीं, ये 12 लाख पार्टी ने पे किया। पार्टी का मतलब होता है एक तरीके से कस्टमर ने पे किया है, कस्टमर ने। ये 12 लाख रुपए की पेमेंट दोस्तों कस्टमर ने किया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कौन सी लाइबिलिटी है भाई? कौन कौन सी कंप्लीट हो गई? ये हो गई, ये हो गई। अब 5 लाख की बच गई। 5 लाख की पार्टी ने पेमेंट नहीं किया है, इसने पेमेंट किसको करना पड़ गया? बैंक को। पार्टी फेल टू पे, पार्टी पेमेंट नहीं कर पाया है, इस वजह से बैंक को करना पड़ा 5 लाख की। ठीक है, तो देखो ये 5 लाख की पेमेंट दिखाऊं आप लोगों को, ये बैंक को पे करना पड़ा है क्योंकि पार्टी ने पेमेंट किया ही नहीं है, और कोई यहाँ पे एक्सपायर्ड वाला सीन है ही नहीं कोई। अब बाकी बची हुई जो लाइबिलिटी है ये वाली, एक्चुअल में अभी क्या है दोस्तों, नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये लाइबिलिटी अभी भी बची हुई है। कौन कौन सी? जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है इस वाले कलर से। तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस में समा जाएगा। इन सब का टोटल कर दो, ये टोटल जो भी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 15,70,000, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बैंक के ऊपर अभी भी क्लोजिंग जो लाइबिलिटी बच रही है वो इतनी बच रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को, हाँ या ना? ये सर बिल्कुल क्लियर हो रही है, आप बस आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट पे चल रहे हैं यार। अब हम चल रहे हैं आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हम चल रहे हैं किस पे? 1 अप्रैल को बिल्स फॉर कलेक्शन। अच्छा देखो ये ना, ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। ये बिल्स फॉर कलेक्शन वाला है, ये AEO वाला है जो भी अभी हम करके आए हैं, ये पता नहीं कौन सा है, देखेंगे आगे। तो बिल्स फॉर कलेक्शन की ओपनिंग बैलेंस कितना है दोस्तों? 7 लाख रुपीज़। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर कलेक्शन के लिए हमने कितने कितने रुपए का बिल रिसीव किया है? 64,50,000 का। कितना हलवा सा क्वेश्चन है यार। 7 लाख रुपीज़ का देखो, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस है। बिल्स फॉर कलेक्शन एक एसेट्स अकाउंट बनता है, बिल्स फॉर कलेक्शन एक लाइबिलिटी अकाउंट बनता है। मालूम है या नहीं? ये सर बिल्कुल अभी तो मालूम है, क्या रटवा कर मानोगे क्या? सर दोस्तों बिल्कुल मैं रटवा के मानूंगा। तो बैलेंस पीडी आपके सामने है, 7 लाख रुपीज़, 64,50,000 का बैंक ने और कलेक्शन करने के लिए बिल रिसीव किया है इस साल। तो टोटल बैंक के पास बिल इतने का बन गया। अब इसमें से देखो क्या हुआ है, आगे हुआ क्या है। 47 लाख का बिल क्या हो गया दोस्तों? कलेक्ट हो चुका है, और बाकी 5,50,000 का डिसऑनर हो गया है। देखो भाई
47 लाख का कलेक्ट हो गया, इतने का डिसऑनर हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस इतना बच गया। अब रही बात लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में क्या हो सीन होता है, ये चीज़ यहाँ जाएगा, ये चीज़ यहाँ जाएगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट वन, बी वाले पे चलते हैं। बी वाले पे आ जाओ, ये ए ई ओ है, ए ई ओ है। तो 1 अप्रैल को एक्सेप्टेंस एंडोजमेंट नॉट येट सेटिस्फाइड अमाउंट 14,50,000, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। प्लीज़ आ जाइए जल्दी से कंटीजेंट लाइबिलिटी पे। 14,50,000 देखो इधर, देखो ये 14,15,000 ओपनिंग बैलेंस है। लाइबिलिटी क्रेडिट होगी इस साइड में और लाइबिलिटी डेबिट होगी तो इस साइड में, तो ओपनिंग बैलेंस था। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस एंडोजमेंट गारंटीड अमाउंट 44 लाख, बैंक ने 44 लाख की और गारंटी दी है, तो ये क्रेडिट में बैलेंस आएगा भाई, ध्यान रखना। बैंक ऑनर एक्सेप्टेंस टू 25 लाख एंड क्लाइंट पेड ऑफ ₹10 लाख। देखो ये 25 लाख तो बैंक ने पे किया है और 10 लाख क्लाइंट ने पे किया है। आगे क्या लिखा है, क्लाइंट फेल टू पे 1 लाख विच द बैंक हैड टू पे, और बाकी ये 1 लाख रुपीज़ भी बैंक ने पे किया है। तो बैंक ने कौन कौन सी लाइबिलिटी को कम किया है दोस्तों, ये 1 लाख को कम किया है और ये 25 लाख को कम किया है और क्लाइंट ने 10 लाख को कम किया है। तो देखिएगा ज़रा इसको, देखो 25 लाख किसने किया है दोस्तों, बैंक ने। 10 लाख किसने किया है, शायद पार्टी ने किया था ना, हाँ पार्टी ने किया है। और ये 1 लाख किसने किया है दोस्तों, ये भी बैंक ने किया है। तो बाकी क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, आंसर खत्म। नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का सी पार्ट। मैं चाहता हूँ एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। दे रही है It is found from the books the loan of ₹6 lakh was advanced on 30th September 2001। देखो बैंक ने किसी को 6 लाख का लोन दिया है और उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है 30th September 2001 डेट है। 10% पे दिया है। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली है बट द लोन वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2002। एक्चुअल में लोन अभी भी 31 मार्च 2002 में अभी क्या है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग है और लोन की जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली की पेमेंट करनी है। अगर इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 6 लाख का 10% और 6/12 यानी बोले तो यार कितना अमाउंट आएगा इसका, 30,000 ही आएगा ना। ये अभी भी इंटरेस्ट इसका बन गया है, देना है। बट द लोन वाज आउटस्टैंडिंग ये विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड इन द मीन टाइम आइदर टूवर्ड्स प्रिंसिपल और टूवर्ड्स इंटरेस्ट। देखो अभी भी लोन की कोई पेमेंट नहीं हुई। लोन जो है 6 लाख रुपए ये आ गया है, ठीक है, और 30,000 की इंटरेस्ट की पेमेंट आ गई है। तो अभी भी बैंक को जो पेमेंट लेनी है अपने कस्टमर से, बैंक ने जिसको लोन दिया है, बैंक ने जिस बंदे को लोन दे रखा है उससे 6,30,000 लेगा। इस फलाने डेट पर इतना बैलेंस बन चुका है 6,30,000 का। आगे लिखा है दोस्तों, द सिक्योरिटी फॉर द लोन वाज 10,000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्चुअल में कस्टमर ने क्या कर रखा है, बैंक में सिक्योरिटी दे रखा है शेयर्स की, और 10,000 शेयर से दोस्तों 100 रुपये का फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू तो 10 लाख है, हमें यहाँ फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट वैल्यू 98 एज पर द स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन 30 सितंबर। अच्छा, बैंक ने जिस दिन लोन दिया था उस दिन इस 10,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू 98 है। भैया ये जो मार्केट वैल्यू है 30 सितंबर 2001 के डेट की है, हमें इस मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे फेस वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं है, मार्केट वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं है। दोबारा सुन लो फिर से, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की भी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर, फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट वैल्यू 98, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सर क्यों, मार्केट वैल्यू से लेना देना है ना। अरे भाई ये मार्केट वैल्यू तब की दे रखी है जब वो लोन दिया गया था, लेकिन जब अकाउंट क्लोज किया जा रहा है 31 मार्च को क्लोज किया जा रहा है, 31 मार्च को, तो हमें उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है वो सिर्फ हमें उस चीज़ को देखना है। तो क्वेश्चन हमसे आगे ये कह रहा है
कि बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन बाजार में इसकी वैल्यू 40 रुपये गिर गई। और कौन से महीने में गिर गई? जनवरी 2002 में गिर गई। यार एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002, हाँ या ना? और बैंक अपना अकाउंट यहाँ क्लोज कर रहा है, तो उसको कौन से डेट वाले मार्केट वैल्यू से मतलब होगा? वो मार्केट वैल्यू जो 31 मार्च 2002 की डेट की होगी, उस वाले दिन में जो मार्केट वैल्यू होगी उससे मतलब है बैंक को कि सिक्योरिटी सफिशिएंट है या नहीं है। अब 31 मार्च से पहले चाहे उस शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये हो जाए, चाहे 2 रुपये हो जाए, या 1,000 रुपये हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 31 मार्च वाले दिन में जो प्राइस देखो मार्केट की, मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस है 82 हो गई है, यानी कि 10,000 शेयर्स और 82 के हिसाब से 8,20,000 जो है उसकी वैल्यू है। कौन से डेट में? 31 मार्च में। और लोन बताओ 6,30,000 का था। तो क्या ये लोन का पैसा क्या ये शेयर से रिकवर नहीं हो जाएगा? बहुत आराम से रिकवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है स्टेट हाउ यू वुड क्लासीफाई द लोन एज सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। यार मैं तो इसको सिक्योर्ड मान रहा हूँ भाई, क्योंकि 8,20,000 तो सिक्योरिटी की वैल्यू है इस टाइम पे। कौन से दिन में? 31 मार्च वाले में, इससे पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। और 6,30,000 की क्या है दोस्तों? बैंक ने एडवांस दे रखा है। क्या ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ ले? एक बार ज़रा इसके आंसर पे आते हैं। ये देखिए इसका आंसर है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये यहाँ आइएगा। आपको याद होगा दोस्तों, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अभी लास्ट क्लास के अंदर ही। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में आपको बताया था कि जो बैंक होता है बिल को परचेज करता है। अब जब बिल को परचेज करता है तो उसकी एंट्री ये होती है। ओपनिंग रिबेट को क्या किया जाता है? कैंसिल, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग रिबेट होता है वो दिस ईयर का इनकम बन जाता है। हकीकत में इस साल की इनकम में ये ऐड होता है। और क्लोजिंग रिबेट को कैंसिल किया जाता है। जो वो रिबेट जो नेक्स्ट ईयर की इनकम बनेगी उसको क्या किया जाता है दोस्तों? टोटल इनकम में से माइनस, और जो इनकम फाइनली बचती है उसको P&L में डाल दिया जाता है। कुछ याद आ रहा है? यही सिमिलर दोस्तों सेम टू सेम हम इस चीज़ को अकाउंट में भी डिस्क्लोज करते हैं। प्लीज़ देखिएगा ज़रा कैसे डिस्क्लोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया ये? रहा, देखिए ध्यान से। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये बैलेंस बीडी जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ओपनिंग रिबेट है। कौन सा रिबेट है? ओपनिंग रिबेट। और उसके बाद ये देख रहे हैं ना, डिस्काउंट इनकम, क्रिएशन ऑफ क्लोजिंग रिबेट, ये ओपनिंग रिबेट है, ये क्लोजिंग रिबेट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ये ओपनिंग रिबेट है, ये क्लोजिंग रिबेट है। ओपनिंग रिबेट को हम कैंसिल करके हम यहाँ डालते हैं डेबिट साइड में, ज़रा ध्यान दो। ओपनिंग रिबेट को कैंसिल करेंगे तो डेबिट में डालेंगे, इसको डिस्काउंट इनकम में, डिस्काउंट अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ओपनिंग रिबेट क्या हो गया? कैंसिल। ओपनिंग रिबेट जब भी कैंसिल होगा तो हम यहाँ डेबिट में डालेंगे। और यही जो ओपनिंग रिबेट है दोस्तों, थोड़ा हल्का सा आप लोगों को यहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यही ओपनिंग रिबेट है, नीचे की तरफ डिस्काउंट इनकम अकाउंट बना है। हकीकत में बैंक के लिए कौन सा इनकम होगा? इनकम क्रेडिट होता है बढ़ने पर और इनकम घटने पर डेबिट होता है। ये रूल आप लोगों को अच्छे से पता है, पहले से पता है। ये सर हमें बिल्कुल पता है पहले से। तो ओपनिंग रिबेट को कैंसिल करोगे तो यहाँ डाल दिया, और यही ओपनिंग रिबेट वाला अमाउंट दोस्तों यहाँ आ जाएगा। देखो ज़रा इधर, दिखाई दिया कैसे? समझ में आया? और ये दोस्तों एक्चुअल में क्या है? बिल परचेज और बैलेंस, यानी ये बोले तो एक तरीके से जो डिस्काउंट रिसीव होता है ना पूरे साल में, ये है। तो ये डिस्काउंट पहले से है, उसमें से ओपनिंग रिबेट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ये जो क्लोजिंग रिबेट था दोस्तों, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा उल्टे अपोजिट साइड में। और ये क्लोजिंग रिबेट क्या हो जाएगा? इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ पैसा आपका P&L में ट्रांसफ़र हो गया। सिंपल तो है अकाउंट। ओ फिर से देख लो, ओपनिंग रिबेट प्लस में सॉरी, नीचे ओपनिंग रिबेट है, ऊपर डिस्काउंट रिसीव है, ये दोनों ऐड हो गया। आपको याद है ना, डिस्काउंट रिसीव प्लस में ओपनिंग रिबेट का कैंसिलेशन, याद है ना?
और उसके बाद माइनस में क्लोजिंग रिबेट का कैंसिलेशन। यही तो आंसर जो आता है हमारा P&L में चला जाता है। ये तो वही तो हो रहा है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस आप देख रहे हो इधर की तरफ, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये ओपनिंग रिबेट है और ये क्लोजिंग रिबेट है। बाकी बचा हुआ P&L में चला गया। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट लेजर पोस्टिंग है यार, और कुछ भी नहीं है। ओपनिंग को यहाँ यहाँ डेबिट साइड में कैंसिल कर दिया, यहाँ डाल दिया, क्लोजिंग ये आ गया और बैलेंस शीट हो गया, कहानी खत्म। अब ज़रा ये इधर इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दोस्तों टोटल 98 लाख है। रिबेट फॉर बिल डिस्काउंट, हमारा बिल डिस्काउंट का रिबेट जो है दोस्तों 20 लाख रुपीज़ है। बिल डिस्काउंट एंड परचेज, हमने इस साल बिल डिस्काउंट किया था और परचेज किया था 4 लाख का। इट इज़ ascertained दैट द proportionate discount not yet earned for bills to mature rupees 14,000 प्रीपेयर लेजर अकाउंट। अच्छा ये कह रहा है कि जो आपका 14,000 जो रुपए का अमाउंट है ना, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में क्लोजिंग रिबेट है मेरे बच्चों, क्लोजिंग रिबेट। इट इज़ ascertained दैट द proportionate discount not yet earned for bills to mature in 2022। अच्छा अब मुझे एक बार ईयर देखना होगा। ये ओपनिंग ही है। अब देखिएगा इस चीज़ को किस तरीके से अकाउंट में डिस्क्लोज कर रखा है। देखो ये देखो, देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये आप 20,000 देख रहे हैं, ये आपका ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर है कि नहीं? अब ओपनिंग बैलेंस जो 20,000 है, इसमें से 6,000 रुपये का इनकम इस साल रिकॉर्ड होगा और 14,000 रुपये का इनकम नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगा। नहीं दे रहा है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में जो भी बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है 20,000, इसमें से 6,000 की इनकम है वो इस साल रिकॉर्ड होगी और 14,000 की इनकम अभी भी मैच्योर नहीं हुई है। तो ये 20,000 में से 6,000 रुपये, 6,000 की जो रिबेट होगी वो कैंसिल हो जाएगा और वो इनकम में जाकर प्लस हो जाएगा। देखो पहले से ओपनिंग बैलेंस हमारे से हमें कितना गिवन था इनकम का, याद है? 98 लाख ओपनिंग बैलेंस था। एक बार क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ यार। देखो पहले से हमें गिवन था इनकम कितना, 98 लाख। ये आपका ओपनिंग रिबेट था, मालूम है या नहीं है? लेकिन ओपनिंग रिबेट 20,000 में से 6,000 सिर्फ ऐड होगा इनकम में और बाकी जो 14,000 है दोस्तों वो ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि अभी भी वो मैच्योर नहीं हुआ है। प्लीज़ पढ़ के देखो ना यार। तो ओपनिंग बैलेंस हमें सिर्फ कितना ऐड करना है, सिर्फ 6,000 ऐड करना है। या 14,000 हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 4 लाख का हमें कुछ नहीं करना। देखो यही बैलेंस आपका टोटल कहाँ पे चला जाएगा, P&L में इस साल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस साल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? और ओपनिंग में से 6,000 रुपये इनकम में जा चुका है, अभी भी 14,000 बचा हुआ है और वो नेक्स्ट ईयर की जो इनकम बैलेंस शीट बनेगी ना, P&L बनेगा, ये 14,000 नेक्स्ट ईयर के अंदर जाकर P&L में ऐड होगा। तो ये क्लोजिंग बन गया। ये आपका क्लोजिंग रिबेट है दोस्तों। ओपनिंग 20 था, 20 में से 6,000 मैच्योर हो गया था और 14,000 दोस्तों नहीं हुआ था, ये नेक्स्ट ईयर में चला गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो आपको जो है दोस्तों लिंक के अंदर जो है ना, आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फ़िलहाल। हम अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ज़रा देख लेते हैं एक बार। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों इनकम रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट 1 2 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया। अभी हमारा एडजस्टमेंट में क्या रह गया दोस्तों, 7 और 8 रह गया। 7 और 8 में से 7 वाला सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सुपर इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 7 कराने वाला हूँ, उसके बाद 8 करेंगे, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हलवा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिए और पूरे मार्क्स लेके आइए ताकि आपके एग्जामिनेशंस कंफर्म हो जाए। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।